नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में आगामी चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। राज्य में चल रहे बीएलओ आउटरीच अभियान के पहले चरण में अब तक 75% मतदाताओं की सफलतापूर्वक मैपिंग कर ली गई है। इस अभियान का लक्ष्य हर मतदाता तक पहुंचना और उनके साथ संवाद स्थापित करना है, ताकि आगामी चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित हो। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव मशीनरी ने उत्साहपूर्वक काम करते हुए पहला चरण पूरा कर लिया है। इस दौरान मतदाता सूची के मिलान और अद्यतन पर विशेष ध्यान दिया गया। अब आयोग की नजरें 1 फरवरी से शुरू होने वाले दूसरे चरण पर हैं, जो 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस चरण में विशेष जोर नए युवा मतदाताओं और महिला मतदाताओं को जोड़ने पर होगा, ताकि प्रत्येक योग्य मतदाता अपनी मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो सके। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडी ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए वर्ष 2023 की वोटर लिस्ट अब आधिकारिक वेबसाइट ceo.uk.government.in पर उपलब्ध कराई गई है। मतदाता अपने नाम, पिता, पति के नाम या विधानसभा क्षेत्र के आधार पर अपना बूथ नंबर और मतदाता क्रमांक आसानी से खोज सकते हैं। इस अभियान में राजनीतिक दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अपील की गई है कि वे अपने प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए नियुक्त करें। वर्तमान में राज्य में 12,070 बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं और इन्हें 100% पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। निर्वाचन आयोग का यह प्रयास मतदाता जागरूकता बढ़ाने, मतदाता सूची को सटीक बनाने, आगामी चुनाव को सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में मतदाता और राजनीतिक दलों की सहभागिता से अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेगा। देखिए, 2 प्रकार से हो सकता है। अगर आपके घर पे जब बीएलओ आते हैं तो अपनी जानकारी को आप बीएलओ को दे देते हैं, तो बीएलओ आपकी जानकारी को बीएलओ ऐप पर स्वयं करके आपकी मदद कर सकता है। और जब आपको लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं और आप खुद भी करने में सक्षम है, तो ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी अपना मैपिंग आप खुद कर सकते हैं। ये वाला कार्रवाई अभी कोई नहीं हुआ है। नाम कटने के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम केवल मैपिंग कर रहे हैं। हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि 100% मैपिंग हमारा पूर्ण हो सकता है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जब कोई छूट जाएगा तो उस दिशा में फिर हमको नोटिस जारी किया जाएगा। वो नंबर हम टेहरी में आयोजित एग्रो फेस्टिवल एवं नेशनल एएसआई चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। समापन समारोह में देश भर से आए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों की मौजूदगी ने आयोजन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि उत्तराखंड को साहसिक खेलों और एडवेंचर टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेहरी जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र साहसिक खेलों के लिए अपार संभावनाएं रखते हैं और ऐसे आयोजनों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। एग्रो फेस्टिवल और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में खेलों के लिए विश्व स्तरीय मंच उपलब्ध कराया जा सकता है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य सरकार का खेलो उत्तराखंड विजन और अधिक मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खेल, पर्यटन और रोजगार तीनों को जोड़ने वाली यह पहल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रही है। टेहरी अब केवल बांध के लिए ही नहीं, बल्कि एडवेंचर और स्पोर्ट्स हब के रूप में भी देश भर में अपनी नई पहचान बना रहा है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एनपीएसएस के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किसान भवन देहरादून में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों, कृषि विशेषज्ञों को कीट निगरानी और प्रबंधन के नवीनतम तरीकों से अवगत कराना है। इस प्रशिक्षण में एनपीएसएस प्लेटफॉर्म की विशेषताओं और इसके उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले किसान और विशेषज्ञ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कीटों की पहचान, निगरानी और प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना है। साथ ही एनपीएसएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को विशेषज्ञ सलाह और सटीक कीट प्रबंधन की जानकारी प्रदान की गई।
कीट प्रबंधन के नए तरीकों की जानकारी दी गई है, जहां पर किसानों को फसल सुरक्षा में मदद मिलेगी। एनपीएसएस प्लेटफॉर्म से कीट निगरानी जो सिखाई गई है। देहरादून में किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया, जहां पर एनपीएसएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को विशेषज्ञ सलाह और सटीक कीट प्रबंधन की जानकारी भी प्रदान की गई है। तो देहरादून में किसानों के लिए प्रशिक्षण लगाया गया, जहां पर तमाम किसानों को उससे संबंधित जानकारी दी गई है। किसानों को फसल सुरक्षा में भी मदद मिली है। हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2024 में इसको लॉन्च किया था। इसमें डिफरेंट कीट और बीमारियां हैं, तो उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में है। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो उससे पता चल जाएगा, और कैसे हमें अगर कहीं पे कीट का स्तर हमारा आर्थिक हानि स्तर से ऊपर है तो उसके लिए हमें क्या करना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। हमने जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, हमारे केवीके के ऑफिसर्स हैं, हमारे आईसीआर इंस्टीट्यूट के ऑफिसर्स हैं, उन सभी को इसमें बुलाया गया है। और हमारे केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र देहरादून का भी इसमें सपोर्ट है, क्योंकि इन्हीं लोगों की लाइसेंसिंग है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, तो उन सबको हमने उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 30 और 31 जनवरी को मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक प्रदेश के पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंड और बढ़ने की आशंका है। बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में आवाजाही प्रभावित हो सकती है। ऐसे में प्रशासन और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मैदानी जिलों हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। सुबह और देर रात कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। को और 31 तारीख को तो जो ऊपर के हमारे 4-5 जनपद है, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर वाला खासतौर से, वहाँ पे हल्की बारिश कहीं पे और बर्फबारी 3000 मीटर से ऊंचे इलाकों में देखने को मिल सकता है। और मैदानी इलाकों में खासतौर से ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार जिले में कहीं पे फॉग हो सकता है। उसके बाद 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में जो है एक पश्चिम विक्षोभ क्योंकि एक्टिव हो रहा है 31 को, जैसे हमने बताया 31 के बाद से नाइट से शुरू हो सकता है। तो उसमें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश ऊपर के 5 जनपद और देहरादून में देखने को मिल सकती है। बाकी जो है नीचे के जनपदों में बाकी जो रह गए हैं उसमें जो हल्की सी बारिश कहीं पे देखने को मिल सकती है। खटीमा नगर पालिका एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मामला 26 नवंबर 2025 को हुए स्लॉटर हाउस पर आरोप लग रही है कि नगर पालिका प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता को ताक पर रखकर पर्दादारी का खेल खेला है। आखिर क्यों टेंडर की सूचना उन बड़े अखबारों से गायब रही जिन्हें जनता रोज पढ़ती है? जब खटीमा नगर पालिका में कोई छोटा सा कार्यक्रम भी होता है तो उसकी खबर अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, उत्तर उजाला, अमृत विचार और दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों में प्रमुखता से छपती है। लेकिन जब बात करोड़ों के स्लॉटर हाउस टेंडर की आई तो प्रशासन ने लोकप्रिय अखबारों से दूरी बना ली। आरोप है कि टेंडर का विज्ञापन केवल शाह टाइम्स, उत्तर केसरी और जन एक्सप्रेस जैसे गिने चुने अखबारों में ही प्रकाशित किया गया। सवाल यह है कि क्या यह जानबूझकर किया गया ताकि आम जनता और स्थानीय ठेकेदारों को इसकी भनक न लगे? खटीमा के बेरोजगार युवाओं और स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष है कि टेंडर की सूचना स्थानीय स्तर पर प्रसारित नहीं की गई और बड़े अखबारों को दरकिनार कर केवल सीमित प्रसार वाले अखबारों का चयन किया गया।
और स्थानीय युवाओं को मौका देने के बजाय उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों को टेंडर आवंटित कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पूरी प्रक्रिया केवल चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए रची गई एक साजिश है। यदि टेंडर की सूचना अमृत विचार या उत्तर उजाला जैसे स्थानीय लोकप्रिय अखबारों में होती तो खटीमा के कई बेरोजगार युवा भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते। बाहरी लोगों को प्राथमिकता देना और सूचना को गोपनीय रखना नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी नगरपालिका खटीमा के प्रियंका सिंह का कहना है कि मानकों को पूरा कर उत्तराखंड के बाहरी यूपी के 6 लोग टेंडर में प्रतिभाग कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इन आरोपों पर कोई सफाई देता है या इस टेंडर के खेल की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। खटीमा की जनता जवाब मांग रही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो खटीमा क्षेत्र में करते हैं स्टार्टर हाउस के संचालन की हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्टार्टर हाउस चलेगा। तो उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 अखबारों में दी है हमने विज्ञप्ति। सब खटीमा में आते हैं न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं चलते हैं। ये अभी हमने इस पर लिया है धनराशि 20 लाख की है इसमें ना 20 लाख। हरिद्वार में सार्वजनिक दीवारों और इमारतों पर छपे इश्तिहार प्रशासन के स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रही हैं। यहां हाईवे और मुख्य चौक चौराहों पर दीवारों पर कमर्शियल गुप्त रोगों के इश्तिहार हर तरफ देखे जा सकते हैं। लोग बिना परमिशन अवैध रूप से दीवारों को इस त्योहार से पोत रही हैं। दरअसल जिला प्रशासन हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन शहर के हर तरफ गुप्त रोगों के ये विज्ञापन शहर की सुंदरता पर बट्टा लगा रहे हैं। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि ऐसे विज्ञापन लिखने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी हमने रिसेंटली ये ट्रेंड नोटिस किया है कि जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं या जो सार्वजनिक दीवारें हैं, ऑफिसेज की दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से या पोस्टर्स के माध्यम से लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। इसमें एनएच को और सभी विभागों को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि उसमें विधिक कार्रवाई भी करें और जो लोग डिफेसमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का, उस पर लीगल एक्शन लेकर जुर्माना करें या अन्य जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है उसको सख्त करें। तो लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और 1-2 दिन में लालकुआं रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रही करोड़ों रुपए के विस्तारीकरण कार्यों में गुणवत्ता से समझौते और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अब सीधे नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट तक पहुंच गए हैं। सांसद अजय भट्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नाराजगी व्यक्त की है और विभागीय जांच का आश्वासन दिया है। सांसद अजय भट्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के उपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरी स्थिति की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों के आरोपों के अनुसार लालकुआं रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों में ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। निर्माण में पीट लाइन, बालू और पीली ईंट के घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रही है। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी, नगर पंचायत लालकुआं के सभासदों ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजना शुरू होते ही भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। उन्होंने कहा कि पीट लाइन को छानकर रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है और निर्माण में घटिया सामग्री डाली जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने सोशल मीडिया पर सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती के माध्यम से इस मामले की शिकायत सांसद अजय भट्ट से की है। सांसद ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच का भरोसा दिलाया। अब यह देखना बाकी है कि अमृत भारत योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच कब शुरू होती है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। स्थानीय जनता और सामाजिक संगठन इस मामले की निष्पक्ष और शीघ्र जांच की मांग कर रही हैं, ताकि परियोजना की गुणवत्ता और सार्वजनिक हित सुरक्षित रह सके। ये अमृत योजना के तहत जो रेलवे का विस्तारीकरण का जो पैसा आया है भारत सरकार द्वारा, और जो इसमें जो बाहर से ठेकेदार आए हैं, ये अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो हम माननीय सांसद महोदय, जो हमने क्षेत्र के सांसद, लोकप्रिय सांसद आदरणीय अपने अजय भट्ट जी के मार्फत अगर हम ये इनकी जांच करवाएंगे। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है उसको कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। ये आप लोग चैनल के माध्यम से हमने पता चला कि ये जो बाहर से ठेकेदार आए हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये वहीं का माल वहीं से निकाल के वहीं लगा रहे हैं। अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो इसमें माननीय सांसद महोदय से हम मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी। मेरे को भी कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि लालकुआं में जो है जो अमृत
हमारे जो है भारत योजना के तहत सौंदर्यीकरण का जो काम चल रहा है, उसमें जो है जो नियम है, जो मानक है, उसके अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। और वहाँ पर जो है हमें पता चला है कि पिट आदि में जो है जो माल आदि प्रयोग किया जा रहा है, वो भी जो है बाहर से न ला करके मेरे ख्याल से संभवतः वहीं से प्राप्त करके जो है इसको किया जा रहा है। ईंट आदि भी गुणवत्ता में जो है उसमें सही नहीं पाई जा रही है। मैं इसकी पूरी अब ये जा करके मैं खुद देख करके इसमें जो है फिर अभी आगे के लिए जो है आंदोलन के लिए भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोगों को, क्योंकि ये योजना जो है पूरे भारत के लिए, पूरे लोगों से, आम जनमानस के जीवन। लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा योजना के नाम में बदलाव के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना आयोजित किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार मोहनदास गांधी के विचारों और उनके योगदान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तहसील कार्यालय के समीप आयोजित इस धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच से नेताओं ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि वैचारिक हमला है और इसे पूरे प्रदेश तक देश में फैलाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नाम बदलकर राजनीतिक प्रयोगशाला तैयार कर रही है ताकि मजदूरों के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। धरने में शामिल प्रमुख नेताओं में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, हरेंद्र बोरा, प्रमोद कालोनी, हेमवती नंदन दुर्गापाल समेत कई नेता शामिल रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि यह आंदोलन लालकुआं से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि योजनाओं का नाम बदलने की राजनीति बंद होनी चाहिए और मनरेगा, जिसको सभी ने, इस योजना को सभी ने सराहा है क्योंकि ये योजना सीधे सीधे गरीब मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान करती थी, उसके स्तर को उठाती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना के मूल तत्व पे चोट करके उसके रेशियो को, जो 90-10 का होता था, केंद्र सरकार 90% देती थी और 10% प्रदेश सरकार लगाती थी, तो उसके मूल तत्व को चोट करके इन्होंने 60 और 40 का रेशियो किया है, जिसकी वजह से इस योजना का चल पाना असंभव है। प्रदेश सरकारें वैसे ही खस्ता हाल है, वैसे ही कर्ज में डूबी हुई है और जीएसटी का उनका अंश केंद्र सरकार समय पर देती नहीं है। सरकार का इतना महत्वपूर्ण निर्णय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई, देश आजाद कराया, उनके नाम पर उनके नाम पर गांव के गरीबों को और असहाय लोगों को और शहर के मजदूरों को जो मनरेगा का काम दिया जाता है।
नई टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में लापरवाही का मामला सामने आया। गुरुवार को 45 साल की महिला सफाई कर्मचारी रेखा देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की ओर से समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई और जो एम्बुलेंस दी गई उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कारण मरीज रास्ते में ही दम तोड़ गई। रेखा देवी की मौत के बाद परिजन अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से महिला की जान चली गई। इस दौरान नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष ने भी परिजनों का समर्थन करते हुए धरने में शामिल होकर मामले की गंभीरता पर ध्यान आकर्षित किया है। घटना की जानकारी मिलते ही सीएमओ मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। परिजन अब अस्पताल प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जांच की मांग कर रही है। इस घटना ने जिला अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है। कल रात को हमारे एक प्रेम मित्र है, हमारे एक सफाई कर्मी हैं, और उनके बेटे का मुझे फोन आता है और वो कहते हैं कि हमारी माताजी अस्पताल में एडमिट है, रेफर कर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। तो जब मैं इस बारे में वार्ता करता हूँ, पता करता हूँ, तो पता लगता है कि चम्बा में तो एम्बुलेंस है ही नहीं और जो गजा वाली एम्बुलेंस है वो 1 से 1.5 घंटे बाद आएगी। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि कोई एम्बुलेंस नहीं है, तो मुझे ये जो हमारे साथी लोग बताते हैं कि एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। जब मैं उस एम्बुलेंस के बारे में बात करता हूं तो पहले तो कहते हैं कि इसके 5,000 रुपये लगेंगे। मैं कहता है 5,000 हो देंगे, पैसे की दिक्कत नहीं है, तुम तुरंत इनको रेफर करो। फिर वो कहते हैं इसमें डीजल नहीं है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि साहब ये वीआईपी एम्बुलेंस है, ये तो बिल्कुल वीआईपी है और उसकी ये कुछ हो जाएगा तो ये यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, ये पीआई के लिए जाएगी। और उसके बाद जब मैं शेमर साहब को फोन मिलाता हूँ तो शेमर साहब का फोन तो मिलता नहीं। इस बार मैं जब शेमर साहब को फोन मिलाता हूँ तो उनके फोन उनसे बात होने के बाद आधा पौन घंटे बाद कोई एम्बुलेंस मिल पाती है। फिर भी उस टाइम मैं इस चीज को इसी रूप में लेता हूँ यार कि चलो मरीज किसी से नीचे रेफर हो और मरीज को इलाज मिले। तो मैं उनकी परिजन से बोलता हूँ यार आप जाओ उस समय। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी एक सफाई कर्मचारी महिला की अस्पताल वालों की लापरवाही की वजह से मौत हुई है, तो शहर में किसी और के साथ ऐसा ना हो। जैसा सुनने आ रहा है कि एक वीआईपी एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहती है। वीआईपी कौन लोग होते हैं? जिन पे पैसा होता है, जो नेता होते हैं वो वीआईपी होते हैं। ये गरीब हम यहाँ बैठे हैं, हम तो सफाई कर्मचारी ना, काम करते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद सरकार हमें क्या दे रही? अरे टिहरी का दुर्भाग्य है कि इसे जिला अस्पताल की जगह राजकीय चिकित्सालय कर दिया, जबकि इसे जिला अस्पताल घोषित करना था। यहाँ पे किसी चीज की सुविधा नहीं, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं, किसी। ये एक पूरी तरह से रेफर सेंटर है, लोगों को मारने का एक बूचड़ खाना है ये। यहाँ पे मुश्किल से लोग आके बस। लक्सर क्षेत्र में राशन वितरण प्रणाली में अनियमितताओं की जांच करने पहुंची खाद्य आपूर्ति निरीक्षक बबीता के साथ राशन डीलर सुषमा के हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना लक्सर गांव की एक राशन दुकान पर हुई, जहां निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं सामने आई। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि दुकान पर राशन वितरित नहीं किया जा रहा है और लोगों से अंगूठा लगवाकर पर्चियां दी जा रही है, लेकिन राशन का वितरण नहीं हो रहा। शिकायत मिलने पर खाद्य आपूर्ति निरीक्षक बबीता निरीक्षण के लिए दुकान पहुंची। निरीक्षण के दौरान जब अधिकारी ने ताला लगाने का आदेश दिया तो राशन डीलर सुषमा ने विरोध किया और निरीक्षक के साथ हाथापाई करने लगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लक्सर पुलिस के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दुकान को बंद कर दिया गया है और कल स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निरीक्षक बबीता ने बताया कि यह कार्रवाई शिकायत मिलने पर की गई थी और उनका उद्देश्य केवल राशन वितरण में अनियमितताओं को रोकना था। दूसरी ओर राशन डीलर सुषमा ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया। मामले में पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने लक्सर में सरकारी राशन वितरण प्रणाली और दुकानों पर प्रशासनिक निगरानी की महत्वता को एक बार फिर उजागर कर दिया है।
मुझे लगभग 4 बजे के लगभग मुझे फ़ोन आया लक्सर गांव से एक कार धारक का कि यहाँ पे जो सुषमा है उसी दर विक्रेता मिर्जापुर सादात उस पर अटैच है लक्सर गांव अशोक वाली दुकान। तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे राशन डीलर केवल अंगूठे लगवा रही है और पर्ची बना के दे रही है, तो राशन नहीं दे रही थी। राशन के लिए 5 दिन बाद बोला गया कि हम राशन 5 दिन बाद देंगे। फिर मेरे जब मैं यहाँ पे 4:30 बजे आई तो मैं 4:30 बजे दुकान पे गई। दुकान पे जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ मतलब पहले तो चाबी नहीं दी मुझे, बहुत देर बाद चाबी दी, फिर उसके बाद रजिस्टर वितरण रजिस्टर नहीं दिए। और अगर मेरे द्वारा दुकान पे ताला लगाने की कोशिश की गई, सील करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा जनपद पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पवार के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ऑपरेशन कॉलनेमी के तहत एक बार फिर एक्शन में आई है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने क्षेत्र में रह रही 90 बाबाओं को थाने बुलाकर उनका सत्यापन किया है, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर समय रहते रोक लगाई जा सके। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के अनुसार बीते कुछ समय से क्षेत्र में बाहर से आकर रहने वाले बाबाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह विशेष सत्यापन अभियान चलाया। एसएसआई प्रकाश पोखरियाल ने बताया कि इस वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं इन बाबाओं में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसका आपराधिक इतिहास रहा हो या जो किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हो। थाना प्रभारी निरीक्षक भुवन चंद्र पुजारी ने जानकारी दी कि लक्ष्मण झूला जैसे धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि समय समय पर बाहर से आकर रहने वाले लोग, कर्मचारी और साधु संतों का सत्यापन किया जाता है। इसी क्रम में आज 90 बाबाओं को थाने लाकर उनका पूरा विवरण दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा इन सभी बाबाओं का सत्यापन उनके मूल थाना क्षेत्रों को भेजा जाएगा, जहां से उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि अभियान किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और धार्मिक माहौल को बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र में किसी भी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत आगे भी ऐसे सत्यापन अभियान जारी रहेंगे, ताकि धार्मिक नगरी में कानून व्यवस्था बनी रहे और श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करने के मामले में वर्ष 2021 से फरार चल रही एक महिला आरोपी को रुड़की से गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। मामले में पुलिस ने अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के अनुसार आरोपी महिला का नाम ममता शर्मा, पत्नी देवेंद्र कुमार शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ की निवासी है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 2021 में गुड़गांव निवासी निकुंज गोयल ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी माता रीता रानी की गैर मौजूदगी में एक महिला ने खुद को रीता रानी बताकर उनकी जमीन का बैनामा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर कर दिया है। इस मुकदमे में हरकेश कुमार, मुकेश कुमार प्रजापति, हरिओम सक्सेना, अंकुर दत्त शर्मा और राजेश कुमार का नाम भी शामिल था। जबकि जांच में खुद को रीता रानी बताने वाली महिला की पहचान अंकुर दत्त शर्मा की मां ममता शर्मा के रूप में हुई थी। यह खुलासा होने के बाद से ममता शर्मा पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए फरार हो गई। रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। यही नहीं, युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। नाबालिग घर से लापता हुई तो परिजन मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग की लोकेशन ट्रेस की और उसे तलाशते हुए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा पहुंची, जहां पुलिस ने नाबालिग को युवक के चंगुल से छुड़ाया और उसे लेकर वापस रानी पोखरी पहुंची। पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान
रोशन के रूप में हुई है, जो मूल रूप से लखीमपुर का रहने वाला है और रानी पोखरी क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहता है। यहाँ उसने नाबालिग को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया, उसे अपने साथ लखीमपुर खीरी ले गया। इधर मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार की टीम ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर बुधवार सुबह घना कोहरा और तेज रफ्तार की वजह से सड़क हादसा हो गया। लक्सर कोतवाली क्षेत्र की सुल्तानपुर चौकी अंतर्गत सीमेंट प्लांट के पास सड़क किनारे खड़ी खराब ट्रक से एक ऑल्टो कार टकरा गई। हादसे के समय गाड़ी में सवार वंश और उनके दादा रफल सिंह निवासी दापकी कला थे। दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन की स्थिति का जायजा लिया है। गंभीर रूप से घायल दादा पोते को तत्काल 108 की मदद से लक्सर सीएससी सेंटर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। पुलिस ने बताया कि घना कोहरा तेज गति की वजह से ड्राइवर ने ट्रक को समय रहते नहीं देखा, जिससे यह हादसा हुआ है। लक्सर पुलिस ने हाईवे पर वाहनों की आवाजाही में सतर्कता बरतने, गति सीमित रखने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि कोहरे के मौसम में वाहन चालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।